होएगा। ओके ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फिर से। अच्छा देखो, तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही क्लास है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग करेंटली जिस पर्टिकुलर टॉपिक में हैं, दैट इज लंबा टॉपिक है आई नो सर, बट टॉपिक है ही ऐसा, मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये टॉपिक के अंदर काफ़ी सारा सब टॉपिक और लंबा टॉपिक है, तो छोड़ नहीं सकते। अब इसके अंदर हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच, एस्टिमेटेड करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच, ये सब इम्पोर्टेंट वे में बात कर चुके हैं। और काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग स्पेशल सिचुएशंस, ये सब भी हम लोगों ने किया। ठीक है सर, तो आज एक इंटरेस्टिंग मोड पे आ गए हैं सर। बिजनेस डबल शिफ्ट होता है। हाँ सर, किसी भी फैक्ट्री वगैरह में आप ज़रूर देखे होंगे कि एक शिफ्ट नहीं, दो दो शिफ्ट होता है। इवन कोई कोई एम्प्लॉय भी है कि दो दो शिफ्ट में ही काम करता है, ऐसा सुने होंगे आप लोग। हाँ, कि एक शिफ्ट में नहीं, ज़्यादा अर्निंग हो जाता है, फैमिली को ज़रूरत है, तो एक शिफ्ट नहीं, वो दो दो शिफ्ट में काम करते हैं। एक रनिंग फैक्ट्री जब चलता है, जस्ट एक एग्जांपल मैं देखता हूँ, एक रनिंग फैक्ट्री, कोई भी रनिंग फैक्ट्री ले लो, चाहे वो फैक्ट्री कुछ भी चीज़ बनाता हो, मतलब से फॉर एग्जांपल वो फैक्ट्री क्या बोलते हैं, रनिंग फैक्ट्री में नूडल्स बन सकता है, क्या बोलते हैं, बिस्किट्स बना सकते हो, जो मन करे वो बनाओ, ठीक है, कार बनाओ, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि एक रनिंग फैक्ट्री सारा दिन में रन तो करेगा, चाहे वो टी शर्ट का फैक्ट्री हो, जो जो भी मन मर्जी आपका फैक्ट्री जो भी लगे, तो फैक्ट्री एक शिफ्ट में काम कर रहा है या दो शिफ्ट में काम कर रहा है। अगर एक फैक्ट्री दो शिफ्ट में काम करेगा तो उसका कैपिटल का जरूरत ज्यादा होगा कि कम होगा, क्या लगता है इन सिंपल? हाँ सर, कॉमन सेंस क्या बोलता है आप लोगों का? ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा ना। लेकिन सर सवाल वही है कि जब हम लोग इतना देर से जो भी डिस्कशंस करके आ रहे हैं, ये सारा का सारा डिस्कशन था एक सिंगल शिफ्ट का, मतलब सिंगल शिफ्टिंग। अब कहीं पर भी हम लोगों ने ऐसा कोई भी पॉइंट डील नहीं किया जहां पर एक फैक्ट्री डबल शिफ्ट में काम कर सकते हैं, मतलब कंपनी का जो बिजनेस है वो डबल शिफ्टिंग में काम करेगा, ऐसा कोई भी सिचुएशन हम लोगों ने डील नहीं किया। लेकिन आज हम लोग एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर मैटर पे डिस्कस करेंगे कि अगर बिजनेस डबल शिफ्ट होता है तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में उसका क्या असर पड़ता है। और बैंक अपने बिजनेस का जो, बैंक को क्या चाहिए, सॉरी कंपनी को क्या चाहिए, बैंक से फाइनेंस चाहिए, उनको चाहिए पैसा, ठीक है। तो सिंगल शिफ्ट करने से भी पैसा चाहिए, डबल शिफ्ट करने के लिए भी पैसा चाहिए। अब वो पैसा को जुगाड़ करने के लिए वो बैंक में लोन के लिए अप्लाई करेगा, कोई एनबीएफसी होगा तो उसके पास भी लोन के लिए अप्लाई करेगा। तो मेन पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि शिफ्टिंग बढ़ने के साथ साथ बिजनेस अपने आप को किस तरह से कैलकुलेशंस लेवल में बदलते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। तो चलो सर, ये भी एक बजट है, वर्किंग कैपिटल बजट, बट ये डबल शिफ्टिंग का। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं आप लोगों से। आप मुझे बताइएगा सर कि स्क्रीन शेयर है या नहीं। है दादा। ओके, हुआ है ना? ओके, ज्योति, मौसमी, स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? हाँ सर। ओके ठीक है। तो चलो सर, जैसे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑलवेज हम लोग लिखते हुए पढ़ते हैं, तो आज भी इसका कुछ अलग नहीं होगा, लिखते हुए ही पढ़ना है। अच्छा एक काम करना, अगर आप लोग प्रीवियस पॉइंट्स वगैरह को देख के आ चुके हो तो ये .7 होगा, ठीक है। आप मैच करा लेना, मेरे हिसाब से तो .7 लग रहा है, बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। हेडिंग कर दीजिएगा सर, डबल शिफ्ट वर्किंग कैपिटल। क्या हेडिंग किया सर आपने? डबल शिफ्ट वर्किंग कैपिटल। इंटरेस्टिंग है सर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप फैक्ट्री में देखो सर, फैक्ट्री दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? हाँ, जैसे ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, तो ये फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, आई डोंट नो किस चीज़ का फैक्ट्री है, बट होगा तो सर कोई तो फैक्ट्री मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि ऐसे दिखाई दे रहा है ना सर फैक्ट्री? बोलो, ढेर सारा फैक्ट्री मुझे दिखाई दे रहा है। ये एक फैक्ट्री है। हाँ, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि फैक्ट्री में जो एम्प्लॉय लोग काम कर रहा है, तो वो फैक्ट्री के अंदर शिफ्टिंग बढ़ाएगा, ठीक है।
तो अब देखना है सर कैसे शिफ्टिंग को बढ़ाएगा और उसके साथ साथ उसका वर्किंग कैपिटल का नीड को कैसे वो मैनेज करता है, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डबल शिफ्ट वर्किंग कैपिटल ये होगा आपका हेडिंग, ठीक है। अब डबल शिफ्ट वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशंस कैसे करना है, क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, तो वो सीखना जरूरी है। ओके, तो पॉइंट 7 देके आप लिखना चालू करो सब। एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट, if the farm was working 8 hours, सर ये तो आप लोग जानते होंगे ना कि जो भी फार्म होते हैं वो नॉर्मली 8 घंटा काम करते हैं। हाँ सर, ये 8 घंटे का केस आप लोगों को पता है? 8 घंटा क्यों? हाँ सर, फर्स्ट में क्या है सर? फर्स्ट में लेबर डे। एग्जैक्टली सर, ये फर्स्ट में लेबर डे क्यों था, क्यों बनाया गया था, याद है किसी को? फर्स्ट में लेबर डे क्यों बनाया गया था? इसीलिए बनाया गया था फर्स्ट मई को लेबर डे, बिकॉज लेबर लोगों ने दुनिया भर में, स्पेशली इन यूएसए में लेबर को मतलब 8 घंटा से भी ज्यादा मेहनत करवाया जाता था। तो फिर मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट फर्स्ट मई में हुआ था, ये डेट याद है, ये इंटरनेशनल लेबर डे। ये फर्स्ट इसका 18 समथिंग होगा, मुझे एग्जैक्ट डेट अगर मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। 1889, द डेट वाज चूजन 1889 फॉर पॉलिटिकल रीजंस बाय मार्क्सिस्ट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस। जो भी हो, लेकिन इसका जो आंदोलन है, मतलब इसका जो बेसिकली जो प्रोटेस्ट है, ये बहुत दिनों से ही चल रहा था, ठीक है। ये इंटरनेशनल वर्कर्स आप देख पा रहे हो कि किस तरह से मतलब बेसिकली बोल रहे कि मैं 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना सर? तो इसके बाद से हर एक देश में इसको धीरे धीरे हर जगह में ये रिवॉल्यूशन फैलता गया, और फिर लेबर लोग 8 घंटा वर्क के जो डिमांड है उनका वो फुलफिल किया, और उसके बाद से कोई भी फैक्ट्री में एक 8 आवर्स वर्क के बारे में बात किया जाता है। तो दैट इज हाउ 8 आवर्स। ओके, तो आई होप क्वेश्चन समझ में, पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलो सर मैं बाकी पॉइंट दिखाता हूँ। एज द नेम सजेस्ट, इफ द फार्म वाज वर्किंग 8 आवर्स अ डे इन अ सिंगल शिफ्ट, इन अ सिंगल शिफ्ट, शिफ्ट क्या होगा? सिंगल शिफ्ट में होगा, ठीक है, सिंगल शिफ्ट। इट वुड बी, लिखिएगा सर, इट वुड बी वर्किंग, अगर सिंगल शिफ्ट में काम करता है फार्म तो 8 घंटे के हिसाब से अगर डबल शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा सर? 8 इंटू 2, 16 आवर्स, यस और नो? ए डे अंडर डबल शिफ्ट, हाँ सर बोलो। ए डे अंडर डबल शिफ्ट 16 आवर्स होगा कि नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ओके, डबल शिफ्ट। Hence, if production was, just लिखिए पहले 50,000 यूनिट्स, अगर प्रोडक्शन 50,000 यूनिट्स अंडर single shift, it would be 1 lakh units अंडर डबल शिफ्ट, है ना। अगर 8 घंटा काम करके 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होता है तो फिर ऑब्वियसली 16 आवर्स काम करके 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना? क्या ज्योति बोलो, मौसमी समझ आ रहा है? 1 घंटा काम करके अगर 8 घंटा काम करके अगर 50,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसका मतलब अगर 16 आवर्स प्रोडक्शन होगा तो 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस होगा, यस और नो? हाँ सर बोलो, सर बोलो। यस सर।
Yes, okay. The only point, तो point क्या है sir? The only point to remember, the only point to remember is that WIP मतलब work in progress estimation. Work in progress estimation would still use, ध्यान से पहले सुनिए फिर मैं आपको समझाता भी हूँ, ठीक है, कि इसके साथ WIP का क्या चक्कर आ गया, ठीक है, इसमें WIP क्यों आ गया। would still use 50,000 units, 50,000 units. Now the reason being, अब इसके पीछे का रीजन भी तो समझो, वेट कर जाओ सर, अभी तो समझ नहीं आएगा, थोड़ा टाइम दो। द रीजन बीइंग दैट WIP रिप्रेजेंट WIP क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ सर, WIP रिप्रेजेंट करता है ना सर, सेमी फिनिश गुड्स, यस और नो? WIP सेमी फिनिश गुड्स रिप्रेजेंट करता है। सेमी फिनिश मतलब जो गुड्स कंप्लीट नहीं हुआ, आधा अधूरा हुआ है, अभी बहुत काम बाकी है, ठीक है, आधा अधूरा हुआ है मतलब नॉट कंप्लीटेड गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स मीन्स जो आधा अधूरा हुआ है, कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है। जैसे ये देख पा रहे सर, ये अंडा बन रहा है सर, एग्स ऑन फैक्ट्री, ये सब जो एग हम लोग यूज करते हैं ना डे टू डे लाइफ में, ये एक्चुअली फैक्ट्री में बनता है। आई होप यू ऑल नो सर। हाँ, ये मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस किया हुआ है सर। आई होप सर यू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेगा, तो जिसमें गुड्स जो है, जो भी गुड्स बन रहा है, वो गुड्स अगर WIP में है, दैट मीन्स वो सेमी फिनिश्ड कॉन्सेप्ट में अभी भी फैक्ट्री में है। तो अब इसी को लेके चिंता हो जाएगा थोड़ा सा। WIP represents semi finished goods that will be required in the next stage, मतलब जो इस स्टेज में सेमी फिनिश्ड है वो नेक्स्ट स्टेज में पूरा होगा प्रोडक्शन का, नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो सेमी फिनिश्ड हुआ है वो नेक्स्ट स्टेज में जाके फिनिश गुड्स में बदल लेगा। नाउ इट डज नॉट मैटर, इट क्या कहते हैं सर, इट डज नॉट मैटर whether the लिखे सर, whether the एक सेकेंड, whether the करके लिखिएगा, whether the next stage, okay, whether the next stage will start on the next day और सेम डे। बात कुछ समझ में आया सर? हाँ, अगर आप लोग पूरा का पूरा पॉइंट को ठीक से लिखे हो तो आप इस पॉइंट को प्लीज समझिए। लिखना हो गया क्या? हाँ सर, क्या आप लोग लिख लिए? तो फिर क्या मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊं? यस ना? ओके, देखो, तो बेसिकली डबल शिफ्ट वर्किंग कैपिटल, ये एज द नेम सजेस्ट, इफ द फर्म वाज वर्किंग 8 hours a day in a single shift, it would be 8 into 2 equals to, in a single shift 8 hours a day in a single shift, okay, तो it would be working 8 into 2 16 hours a day under double shift। अगर डबल शिफ्ट करना है तो उसको 8 घंटा करके 2 बार काम करना होगा, तो तब जाके वो एक दिन में 16 घंटा काम करेगा, सिंपल 16 आवर्स काम करेगा। हेंस, तो if production was 50,000 units under single shift, अगर बिजनेस सिंगल शिफ्ट में 50,000 यूनिट प्रोडक्शन करता है, then it would be 1 lakh units under double shift in simple sense।
The only point to remember is that WIP estimation would still use 50,000 units. Work in progress अभी भी 50,000 यूनिट मानेगा, and the reason being that WIP represents semi finished goods. WIP semi finished goods को represent करता है, that will be required in the next stage of the production. Now ये जो next stage of the production है, it does not matter कि the next stage will start, the next stage क्या है, next stage start same day पे भी हो सकता है या नेक्स्ट डे पे भी हो सकता है. आप बात को समझिए, ट्रेस ट्राई टू अंडरस्टैंड. मतलब सपोज मानो कि एक बिजनेस सिंगल शिफ्ट में काम करता है, ठीक है, कोई भी बिजनेस ले लो, से फॉर एग्जांपल ये जो फैक्ट्री है, चलो फैक्ट्री यहाँ पर रनिंग फैक्ट्री, ये एक फैक्ट्री है, ठीक है. इस फैक्ट्री में सपोज मानो कि शू बनता है, नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना सर, शूज, ठीक है. तो इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में से फॉर एग्जांपल शूज मैन्युफैक्चर हो रहा है या फिर जो भी उसका प्रोडक्शन है. नाउ पॉइंट इज दैट ये पर्टिकुलर फैक्ट्री अगर सिंगल शिफ्ट में है तो फिर वो 8 घंटा काम करेगा, सिंपल बात है. सिंगल मींस 8 आवर्स. लेकिन यही फैक्ट्री अगर डबल शिफ्ट करता तो 16 आवर्स काम करता एक दिन में. नाउ पॉइंट इज दैट डबल शिफ्टिंग में मतलब सेम डे पे प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए उसको डबल शिफ्ट कहा जा रहा है. अगर ये दिन बदल जाता तब तो उसको डबल शिफ्ट नहीं बोलते ना, तब तो डे टू डे एक्सपेंस बोलते. हाँ सर, आप बात समझ रहे हो. डबल शिफ्ट सेम डे पे हो रहा है बोल के तो डबल शिफ्ट बोल रहे हैं. तो WIP के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वो सिंपल चीज देखता है कि भाई मेरा एक शिफ्ट से दूसरा शिफ्ट में जो मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में जो भी प्रोडक्ट है वो फर्स्ट शिफ्ट से सेकंड शिफ्ट में जा रहा है. वो इन सिंपल यही सोचेगा, वो फर्स्ट शिफ्ट से सेकंड शिफ्ट में जाएगा. नेक्स्ट स्टेज विल स्टार्ट ऑन द नेक्स्ट डे और सेम डे, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो सेम डे पे स्टार्ट हो रहा है या नेक्स्ट डे पे स्टार्ट हो रहा है, डज नॉट मैटर. क्या बात समझ में आया सर? अगर यहां तक समझ में आया तो फिर मैं आगे का बात का चर्चा करूंगा. बोलो सर, एनी डाउट सर इन एनी पॉइंट डबल शिफ्टिंग के बारे में? हेलो रश्मि बोलो. ओके मौसुमी बोझा যাচ্ছে, ज्योति बोलो सर. डबल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? यस सर. ओके सर. तो अगर आपको डबल शिफ्ट समझ में आ गया हो तो फिर अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है. अभी तो आधा अधूरा कॉन्सेप्ट शायद समझ में आया होगा, बिकॉज जब तक कोई क्वेश्चन ना कर लेते तब तक पूरा समझ में आएगा कैसे. तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर में करने के लिए दिया था, तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व करके रखा हो. अगर किसी ने नहीं किया है तो उसको फिर से बोलता हूँ सर, कर लीजिए. मौसमी ने शायद लास्ट वीक में इसका जवाब मेरे से मांगा था, मौसमी एंड ज्योति ने. शायद उन लोगों का हो गया है ना सर आप लोगों का इस क्वेश्चन का? है सर. हाँ, इस क्वेश्चन का सिंगल शिफ्टिंग हो गया है आप लोगों का आंसर, और आंसर भी मैच हुआ था आप लोगों के आंसर के साथ. कितना आंसर आया था सर सिंगल शिफ्टिंग में? 47,625 है दादा. है सर. हाँ ओके. ज्योति का भी आया होगा, ज्योति बोलो. यस सर. ओके सर. सर ये जो आपका सिंगल शिफ्ट में जवाब आया ना, उसको आप आराम से रख लो, वो तो आपको पता है कि कैसे आ गया, हम लोग ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं. नाउ टेम्को लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स फाउंड्री इक्विपमेंट एंड कैटर्स टू द स्टील इंडस्ट्री, ठीक है. बेसिकली जो फाउंड्री इक्विपमेंट होते हैं, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि कैसे देखने में होता है, आप भी देख लो कि फाउंड्री इक्विपमेंट कैसे होते हैं जो स्टील इंडस्ट्री को जाता है. फाउंड्री इक्विपमेंट जरूरी है देखना सर? हाँ सर, जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप लोग रियल लाइफ में ऑडिट वगैरह का काम करने के लिए जाओगे ना, तो आपको भी समझ में आएगा कि फाउंड्री इक्विपमेंट क्या है, किस तरह से काम आता है, ठीक है. तो आपको भी बहुत ज़रूरत होगा, बिजनेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है सर. ये सब फाउंड्री इक्विपमेंट कहलाते हैं, ठीक है. आई डोंट नो इसके थ्रू से क्या काम होता है, होगा सर किसी भी मशीन्स का कटिंग जो भी हो, ठीक है, जिसके थ्रू से मशीन्स का चलना, उस प्रोडक्ट को बनाना, वो सब जो स्टील इंडस्ट्री में स्टील कटिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है. मेटल कंपोनेंट्स इन फाउंड्री इक्विपमेंट, ये मेटल कंपोनेंट्स है फाउंड्री इक्विपमेंट के अंदर, तो वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो सकता है. तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, ये जो टेम्को लिमिटेड है मैन्युफैक्चर करता है फाउंड्री इक्विपमेंट एंड कैटर्स टू द स्टील इंडस्ट्री. तो रियल लाइफ कॉन्सेप्ट की तरह समझो कि जैसे आप किसी रियल लाइफ बिजनेस का ही डेटा को कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है. अगर ऐसे फीलिंग के साथ पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई बहुत जरूरी लगेगा और आपको मजा भी आएगा. द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो बेसिकली इस बिजनेस को वर्किंग कैपिटल की जरूरत है. फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू टेम्को लिमिटेड इज गिवन फॉर योर कंसिडरेशन. टर्नओवर फॉर द ईयर बोला है सर 15 लाख.
कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स बोला है, डायरेक्ट मटेरियल यूज किया गया 30%, डायरेक्ट लेबर यूज किया गया 25-25% सेल्स के बेसिस में। कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, वेरिएबल ओवरहेड यूज किया गया 10%, फिक्स्ड ओवरहेड यूज किया गया 15%, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यूज किया गया सर 5%। उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला हुआ है सर, डेटर टेक 2.5 मंथ्स, डेटर ने क्या किया सर 2.5 मंथ्स बिफोर पेमेंट। डेटर को, डेटर जो है मतलब जिनको मैं अपना प्रोडक्ट सेल करता हूँ, ठीक है, ये जो फाउंड्री इक्विपमेंट टेम्को लिमिटेड, सपोज मानो कि मैं ही हूँ टेम्को लिमिटेड या आप ही हो टेम्को लिमिटेड, आप अपने डेटर से पेमेंट कलेक्ट करते हो 2.5 मंथ से, ठीक है। रॉ मटेरियल्स आपके स्टॉक में होते हैं कम से कम 3 महीने का। वर्क इन प्रोग्रेस रिप्रेजेंट्स 2 मंथ्स ऑफ द हाफ प्रोड्यूस गुड्स। फिनिश गुड्स रिप्रेजेंट 1 मंथ प्रोडक्शन। दीज थिंग्स यू नो, इसको क्या करना है, ठीक है, ये सब टॉपिक का करना गया है, आप लोगों को पता है। क्रेडिट के बारे में थोड़ा लंबा चौड़ा बोला है, ठीक है। क्रेडिट इज टेकन एज फॉलोस, इसका जो क्रेडिट पीरियड के बारे में बोला है लंबा चौड़ा बोला है। डायरेक्ट मटेरियल 2 मंथ्स क्रेडिट में है, डायरेक्ट लेबर 1 वीक के क्रेडिट में है, वेरिएबल ओवरहेड 1 मंथ क्रेडिट में है, फिक्स्ड ओवरहेड 1 मंथ क्रेडिट में है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 0.5 मंथ्स क्रेडिट में है। वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंस कॉस्ट। WIP and finished goods are valued at material, labor and variable expense cost. You are required to prepare projected statement of working capital। मतलब आपको बेसिकली बैंक के फाइनेंस के लिए जाना है, ठीक है। आप कौन हो, आप टेम्को लिमिटेड का फाइनेंस मैनेजर हो, और आपको एज ए फाइनेंस मैनेजर पूछा जा रहा है, कंपनी आपको बोल रहे, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है आपके ऊपर कि आप बिजनेस का प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करके बताओ कि हम कितने अमाउंट के लिए बैंक के पास जाए। लिमिटेड एश्योरिंग दैट द लेबर फोर्स इज पेड 50 वर्किंग वीक्स a year। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है सर, रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्को लिमिटेड एज्यूमिंग दैट, ये भी एज्यूम करने के लिए बोला जा रहा है कि जो लेबर फोर्स है इज पेड 50 वर्किंग वीक्स a year, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आप लोग ऑलरेडी इसका जो मतलब सिंगल शिफ्टिंग का डेटा है आप लोगों ने कैलकुलेट करके एक आंसर कैलकुलेशन किया, आप सभी ने किया, ठीक है। 4,70,625, क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर, यही है ना? है दादा। 4,70,625 ये वर्किंग कैपिटल आप सभी ने कैलकुलेट किया, और ये जो जवाब आया आपका, ये सिंगल शिफ्ट के हिसाब से आपका आया है। अब मैं क्या करूंगा सर, इसी क्वेश्चन के साथ एडिशनल कुछ पॉइंट ऐड करूंगा, ठीक है, जो आपको इसी क्वेश्चन को डबल शिफ्ट में बदल देगा। तो चलो सर, सेम टू सेम टेम्को लिमिटेड के क्वेश्चंस को हम लोग डबल शिफ्ट में बदल देते हैं, और इसी क्वेश्चन के साथ ही हम लोग इस पर्टिकुलर फैक्ट्री का डबल शिफ्टिंग भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो यही है बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन सर कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं है, अभी तो बस काम शुरू हुआ है। हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब पता नहीं सर कहाँ जाना है, बट सर हम लोग जाएंगे डबल शिफ्टिंग कैलकुलेट करने। तो क्वेश्चन जो है उसमें एडिशन करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स बोल के लिख सकते हो, और refer the data of टेम्को लिमिटेड, ओके, टेम्को लिमिटेड, इस तरह से आप डेटा को पुट कर सकते हो। अच्छा, with the following additional informations, this is the area जो आपको बताएगा कि करना क्या है। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो चलो सर, पहले इंफॉर्मेशन को लिख लो और उसके बाद धीरे धीरे ही सही समझ लो। ठीक है सर, इतना बोल रहे हो तो करना तो पड़ेगा। ओके सर। अच्छा, इसमें ऐड करना सर सेलिंग प्राइस, क्या ऐड करना है, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 200 अंडर सिंगल शिफ्ट, है ना। ये तो शायद आपको सिंगल शिफ्ट के क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा। सेलिंग प्राइस 200 अंडर सिंगल शिफ्ट था क्या, पता कैसे चला? देखो तो सर चेक करके आप लोगों ने जो सॉल्यूशंस किया, क्या सेलिंग प्राइस 200 था? हाँ सर, बोलो सर। देवा छिलो ना। देवा छिलो ना, ओके, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है सर।
तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, तो ये जरूरी है सर। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 200 अंडर सिंगल शिफ्ट, तो ये हम लोगों ने माना। तो अगर ऐसा बात है तो फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो जाएगा बोले तो, ऐसे तो 15 लाख टोटल है ना, ऐसे टोटल यूनिट जो है वो कितना है 15 लाख है ना। देखो टर्नओवर फॉर द ईयर 15 लाख, तो अगर टर्नओवर 15 लाख का है और सेलिंग प्राइस 200 करके है सिंगल शिफ्ट में, तो फिर आपके लिए नंबर ऑफ यूनिट कितना हो जाएगा सर न्यू, 15 लाख डिवाइडेड बाई 200, 7,500। 7,500 यूनिट्स, ओके सर, 7,500 यूनिट्स। तो ये इंफॉर्मेशन एडिशन हुआ। अच्छा, इसके साथ ऐड करना सर द ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट, द ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट इज एज फॉलोज, तो कॉस्ट का ब्रेकअप आपके साथ में शेयर करता हूं सर। मटेरियल सर, मटेरियल के बारे में क्या बोला, मटेरियल 30% ऑफ क्या है 200, मटेरियल 30% ऑफ 200, ऐसे सेम टू सेम डेटा ही ले रहे हैं अभी 30। अच्छा, लेबर कितना बोलेंगे 25, वेरिएबल ओवरहेड 10, चलो देखते हैं इसी तरह से कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं, जो बोला है उसी हिसाब से करते हैं। तो मटेरियल अगर 30% ऑफ 200 है तो कितना हो जाएगा सर, 30% ऑफ 200 बताओगे सर, 60। अच्छा, मटेरियल हो जाएगा 30%, लेबर हो जाएगा 25%, बोलो। वेरिएबल ओवरहेड हो जाएगा 10% और फिक्स्ड 15 5, तो वेरिएबल ओवरहेड 10%, इसका बता देना सर ना, 15% कितना है 10, सॉरी 10 है उसके बाद 15 है, 10%, इसका भी बता देना। और क्या बोला सर, फिक्स्ड ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो फिक्स्ड ओवरहेड 15% और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 10%, कितना हो जाता है सर, बोलेंगे क्या थोड़ा सा आप लोग, ये 60 है, बाकी ये क्या 50 हो जाएगा, ओके, और ये 20, ओके, दिस वन 30 और दिस वन 10, दिस बिकम्स 10, ओके सर। अभी क्वेश्चन बन रहा है, वेट कर जाओ, अभी तक बस क्वेश्चन बन रहा है। तो अभी इसमें क्या करना है, द फार्म % तो 20 হবে, हाँ बोल, লাস্টেরটা লাস্টেরটা 10% তো 20 হবে তো তাহলে। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओ सॉरी 5%, सॉरी क्वेश्चन में 5% बोला है ना, 5% रखो, ये वाला 5%, सॉरी 5%, करना, ठीक है, तब जाके 10 आएगा, ओके। द फार्म, अब इसमें ऐड करना सर, द फार्म नाउ, प्रोजेक्ट बन रहा है सर टेम्को का, द फार्म नाउ डिसाइड्स टू ऑपरेट अंडर डबल शिफ्ट, ये फार्म ने डिसाइड किया, all components of operating cycle will remain the same, number of units
will become 7500 इंटू क्या हो जाएगा बोलो, अगर फार्म डबल शिफ्टिंग करेगा तो 7500 यूनिट था तो ये डबल हो जाएगा, यस और नो? 7500 यूनिट हमें ऐसे मिल गया था ना सर, जब हमने 15 लाख यूनिट को नंबर ऑफ 15 लाख अगर हम लोग का टर्नओवर था और 200 करके अगर मेरा सेलिंग प्राइस था तो 7500 यूनिट मेरे को मिल रहा था प्रोडक्शन के लिए, और अगर 7500 यूनिट को मैं डबल शिफ्टिंग करूंगा तो मेरा प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 15,000 यूनिट्स। चलेगा सर? बोलो ज्योति, 15,000 यूनिट्स ओके? हाँ यस सर। ओके। तो अब कुछ और एडिशन चाहिए सर, बिकॉज डबल शिफ्टिंग होने वाला है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि अगर कोई बिजनेस प्रोडक्शन का जो शिफ्टिंग है उसको इंक्रीज करता है तो उसका पर यूनिट कॉस्ट कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक सर? कोई अगर मतलब और प्रोडक्शन बढ़ा रहा है अपना तो पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? कम होता है। कम होगा। वेरी गुड सर। जब मेरा अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन मेरा बढ़ता है या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है या फिर मैं अपना प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाता हूं तो चांसेस यही है कि मेरा पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज कर जाए। सर एक ऐसा एग्जांपल, ऐसे अंडा वाला एग्जांपल तो ले सकते हैं बट मेरे दिमाग में एक दूसरा एग्जांपल चल रहा है। सर आप लोग न्यूज़पेपर फैक्ट्री देखे हो या देखे नहीं तो कम से कम टीवी में तो देखे होंगे? हाँ सर, फैक्ट्री में न्यूज़पेपर बनते तो जरूर देखे होंगे, टीवी वगैरह में बहुत ज्यादा दिखता है किस तरह से न्यूज़ प्रिंट होता है। सर कभी आप लोगों ने सोचा है कि एक न्यूज़पेपर मार्केट में एक A4 पेपर का क्या प्राइस है सर? एक सिंपल A4 पेपर का क्या प्राइस हो जाता है बोलो? अरे बोलो सर, एक A4 पेपर का नॉर्मल प्राइस क्या होता है ब्लैंक पेज का? 50 पैसा या 1 रुपी? हाँ सर, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? है दादा 50 पैसे। 50 पैसे या 1 रुपी? लेकिन सर एक न्यूज़पेपर का जो एक पेज होता है वो A4 क्या वो 4 A4 पेज के समान है, यस और नो? है ना? एक न्यूज़पेपर अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम करूं, ठीक है, या फिर अगर आप बंगाली पेपर आनंद बाजार पत्रिका ले लो, ठीक है, मैं फेमस एक टाइम्स ऑफ इंडिया ले लिया या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ले लेते हैं चलो। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़पेपर है, एक सेकेंड, ये इसी तरह का देखने में होता है। फिर इसका प्राइस रहता है 3.50 रुपीज, 3.5 रुपया। हाँ सर, 3.5 टका मतलब 3.50। और कितना सारा पेपर्स होता है सर? कम से कम 10 to 12 पेजेस होते हैं उसके अंदर पर डे। पहला बात तो ये है कि जब नंबर ऑफ पेजेस का प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्टिंग गिर जाता है, मतलब बेसिकली कॉस्ट जो है पर पेज कॉस्ट, मतलब ये रियल लाइफ कॉस्टिंग है सर, पर पेज कॉस्ट कम हो जाते हैं। आप बोलोगे सर टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा जो न्यूज़पेपर है इसका एडवर्टाइजमेंट से काफी अच्छा खासा पैसा आ जाता है। यस आई अंडरस्टैंड, क्योंकि इनका जो फ्रंट पेज एडवर्टाइजमेंट होता है ना सर, एक दिन का सर्कुलेशन का 2.5 लाख से लेके, ठीक है, 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक का एक दिन का एडवर्टाइजमेंट का चार्जेस होता है फ्रंट पेज का। मतलब जैसे ऐसे होता है ना, फ्लिपकार्ट का कोई एड आ गया, ठीक है, आप लोग देखे होंगे, उसमें उसका क्या हो जाता है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में फ्लिपकार्ट का कोई एडवर्टाइजमेंट आ गया, ऐसा आता है ना सर? टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में ऐसे फ्लिपकार्ट ने किसी तरह का ऐड दे दिया, तो जब ये बिग बिलियन डे सेल वगैरह रहता है तो कंपनीज देता है ना, तो इन दैट केस एक दिन का डिपेंड ऑन द सिटीज कम से कम 2.2 लाख से लेके 2.5 लाख 3 लाख तक का भी एक दिन का सर्कुलेशन का चार्जेस होता है। तो आप समझ सकते हो कि उससे मतलब प्रिंट मीडिया को कितना इनकम होता होगा, तो उसमें भी उसका कॉस्टिंग गिर जाता है। बट मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, मैं आपसे इन जनरल बात कर रहा हूँ कि इन सिंपल अगर बिजनेस अपना पर यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर बिजनेस पर यूनिट प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली बिजनेस का जो यूनिट कॉस्टिंग है, मतलब वो पर यूनिट के बेसिस में वो कम हो जाता है, ठीक है,
वो पर यूनिट के बेसिस में कम हो जाता है। तो ये कॉमन सेंस आपके सामने बस एग्जांपल के तौर पे मैंने बस उठाया। ओके सर, ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो क्या लिखना है सर, मतलब क्यों मैंने आपको इतना देर से ये समझा रहा था, क्योंकि मुझे आपको ये बताना था कि सेलिंग प्राइस विल फॉल, डबल शिफ्ट करने से बिजनेस का सेलिंग प्राइस फॉल करेगा। अच्छा, एक कॉमन सेंस मुझे बता सकते हो कि कोई बिजनेस डबल शिफ्टिंग करेगा क्यों? किसको क्या लग रहा है? डबल बेशी शिफ्ट, हाँ ज्यादा, प्रोडक्शन हाँ बेसी प्रोडक्शन है जন্য, यस यू आर राइट, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए। बट ज्यादा प्रोडक्शन कोई बिजनेस क्यों करता है? बेशी रेवेन्यू बढ़ गए। रेवेन्यू तब बढ़ेगा ना जब मार्केट में डिमांड होगा, यस ना? अब बात समझ रहे हो? ये रिसेंटली एक दिन में एक मोबाइल का, मोस्ट प्रोबेबली मी का, कितना यूनिट का सेलिंग हुआ उसके खबर आया था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कौन सा ब्रांड था, एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। बट सर एक दिन में कुछ 1 करोड़ के आसपास का मोबाइल सेल हुआ था। तो मतलब समझ सकते हो जब मार्केट में डिमांड होता है तब बिजनेस डबल शिफ्टिंग करेगा। इन जनरल कॉमन सेंस है, मार्केट डिमांड को फुलफिल करने के लिए ही उसको शिफ्टिंग इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट में नीड है, मार्केट में डिमांड है, तो क्यों ना शिफ्टिंग को बढ़ाया जाए। और शिफ्टिंग बढ़ाने से बिजनेस को क्या है, रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा, बिजनेस को ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। और आप लोग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट का भी सर ऑब्वियसली आप अगर ऐसे कंपनी में जॉब करोगे तो आपका भी सैलरी बढ़ेगा, सिंपल बात है, ठीक है। तभी तो इस बार सीए सीएमए लेवल में, सीए में स्पेशली सीएमए के केस में कितना अच्छा खासा जॉब क्रिएट हुआ है, आप लोगों को मैंने बताया ना। तो इसे ऐसे ही नहीं जॉब दे रहा है, बिकॉज मार्केट में डिमांड है, नीड है, तभी तो। क्यों सीएमए का इतना जॉब का डिमांड हुआ है रिसेंट ट्रेंड में, आप लोगों ने देखा सीएमए जॉब का डिमांड? हाँ, या आईसीएमए के साइड से ही मुझे आप लोगों को डिटेल्स मिलेगा। इसलिए डिमांड बढ़ गया था बिकॉज इंडस्ट्री लेवल में सीएमए का काम बहुत ज्यादा होता है, आई होप आप लोगों को पता है, ठीक है। ये देखो सीएमए का कैंपस प्लेसमेंट अपडेट्स में अगर आप चेक करोगे तो बहुत ज्यादा लास्ट 45 डेज में ऑलमोस्ट 400 से 500 से आसपास के ज्यादा, मतलब ये तो बहुत पुराना डेटा हो गया, कम से कम 1 मंथ बैक, रिसेंटली और हो रहा है। इवन एक एक कंपनी 4 कॉस्ट अकाउंटेंट, कहीं पर तो 9 10 कॉस्ट अकाउंटेंट को ले रहा है, देख पा रहे सर? ये देखो कॉन्सेरो सॉल्यूशंस एक, विप्रो ने 9 क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट्स, आईटीसी ने एक, सिटको ने एक 13 क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट, आईटीसी ने 1, गोल्डमैन सैच ने 2, एबीबी ग्लोबल ने 1। मतलब हर कंपनी में 2 3 9 10 करके सीएमए चूज कर रहे हैं। क्यों चूज कर रहे हैं सर? बिकॉज डिमांड इतना है, इतना काम का लोड बढ़ रहा है, तो डिमांड तो बढ़ेगा। और जितना बिजनेस का अच्छा एक चीज, सीएमए का डिमांड बढ़ रहा है तो सीएस का भी डिमांड बढ़ जाएगा ना, बिकॉज बिजनेस का लोड बढ़ेगा तो कंप्लायंस बढ़ेगा, और कंप्लायंस बढ़ेगा तो सीएस का डिमांड बढ़ेगा। और सर दोनों, अगर दोनों का बढ़ रहा है तो फिर सीए का डिमांड भी कहीं ना कहीं बढ़ ही जाएगा। तो सिंपल बात है सर, सबका डिमांड अपने अपने जगह में है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात है कि शिफ्टिंग बढ़ाने के पीछे का रीजन क्या है। चलो सर कोई बात नहीं, मैं आपको बस एक कॉमन सेंस में बात कर रहा था। नेक्स्ट 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 किस मैटर पे बात करें? प्राइस विल फॉल टू, प्राइस विल फॉल टू कितने में करे? 200 करके था, 5% कम कर दे सर, हाँ 200 करके चल रहा था, मैं इसको 195 मान लेता हूँ, ठीक है। पर प्रोडक्ट प्राइस 195 करके मान लिया, ठीक है। ओके सर, आप बोला तो फिर मानना तो पड़ेगा। ओके ओके ओके, सेलिंग प्राइस फॉल टू 195, रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉल टू, ये भी फॉल करेगा बिकॉज आप बल्क ऑर्डर कर रहे हो, है ना सर। जब ऑर्डर बल्क में होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगा ना। रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉल टू 57 रुपीज, ठीक है। कितना करके था रॉ मटेरियल का कॉस्ट? हाँ सर, इससे पहले का रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना करके था? 60 करके था, है ना। अभी 57, ठीक है। ओके, 50 60 से हो गया 57। नेक्स्ट, अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड विल गो अप। सर कॉमन सेंस लगाओ, ओवरहेड बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? आप लोग कॉस्टिंग सभी को ही पढ़ते हो, मैम के पास
मैं बोल रहा हूँ कि फिक्स्ड ओवरहेड गो अप बाय 10,000, क्या ये जस्टिफाइबल बात होगा? क्या ये पॉइंट जस्टिफाई करता है? जब शिफ्टिंग बढ़ता है तो ओवरहेड अप हो जाएगा, बोलो सर, जस्टिफाइबल है? ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जब शिफ्टिंग बढ़ेगा तो ऑब्वियसली शिफ्टिंग के ऊपर डिपेंड करके उस पर्टिकुलर बिजनेस का शिफ्टिंग चेंज होगा, मतलब डबल शिफ्ट होगा, तो ऑब्वियसली डबल शिफ्ट के कारण जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बिजनेस रिलेटेड होता है वो सारा का सारा खर्चा तो मतलब इंक्रीज करेगा ना सर। तो वही इसीलिए मान लिया कि यहाँ पर करेंटली जो बिजनेस है, इस पर्टिकुलर बिजनेस में हमारा जो ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो 10,000 रुपीज में इंक्रीज कर गया। बोलो सर, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? नाउ एस्टीमेट, দাদা লেবারের কিছু বলেছিলে? ना लेबर के बारे में मैंने अभी कुछ नहीं बोला। एस्टिमेट द इंक्रीजेस इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, समझते हुए चलिए सर। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डबल शिफ्ट, ऑन अकाउंट ऑफ डबल शिफ्ट, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ डबल शिफ्ट। ये रही बात, ये रही बात, ठीक है। अब आपको क्या करना है सर? अभी आपको इसका सोल्यूशन करना है। बोलो सर, क्वेश्चन सभी ने लिख लिया आप लोगों ने? ज्योति, रोशनी, मौसमी, बोलो क्वेश्चन डन? হ্যাঁ দাদা। ओके, अब इसका सोल्यूशन ढूंढना है सर। चलो सोल्यूशन ढूंढते हैं ना। तो जब हम लोग सोल्यूशन ढूंढेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्टेप 1। सर स्टेप 1 आप लोगों ने कर चुका, क्या बोलो तो? स्टेप 1 आप लोगों को होमवर्क में था, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल अंडर सिंगल शिफ्ट, है ना? कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल अंडर सिंगल शिफ्ट। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी कर डाला, और आंसर कितना आया आप लोगों का? 470, 625, सभी का मैच किया ना ये आंसर के साथ? अरे स्टेप 1 मैच हुआ ना सबका? হ্যাঁ দাদা। ओके, तो स्टेप 1 का काम खत्म, और क्या, इसीलिए आप लोगों को बोला था करके रखियो, काम आएगा। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अंडर डबल शिफ्ट। अंडर डबल शिफ्ट, ठीक है। चलो डबल शिफ्ट। सर कॉस्ट शीट को रिवाइज कर लो, रिवाइज्ड द कॉस्ट शीट। आप लोग तो सभी कोई कॉस्टिंग में माहिर हो, मुझे उतना कॉस्टिंग आता नहीं है, फिर भी आप लोगों के साथ मैं थोड़ा कॉस्टिंग रिलेटेड बात कर लेता हूँ। अच्छा सर मुझे थोड़ा हेल्प करोगे? मटेरियल पर यूनिट का कॉस्ट डबल शिफ्टिंग में कितना हो गया? हाँ मौसमी, रोशनी, बोलो मटेरियल पर यूनिट का कॉस्ट डबल शिफ्टिंग में कितना हो गया? 57। 57, थैंक यू सर। तो ये हो गया आपका 57। ओके, अच्छा लेबर कॉस्ट कुछ चेंजेस हुआ क्या? जो पुराना कॉस्ट था लेबर का, क्या उसके साथ कोई चेंजेस हुआ? पुराना लेबर कॉस्ट था हमारा 50 करके, न्यू कुछ भी नहीं आया, वही है 50। ओके, अब वेरिएबल भी वही है, बस फिक्स में चेंजेस आया है ना, तो बस वही करना है। 57 हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया आपका 50, और फिक्स्ड ओवरहेड, सॉरी वेरिएबल ओवरहेड पहले कर लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड में भी नो चेंजेस, तो दिस इज 20, एंड फिक्स्ड ओवरहेड इसका क्या करें? फिक्स्ड ओवरहेड 10,000 में अप हुआ है ना सर, ये इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर किया एडिशनल मतलब क्वेश्चंस के साथ, मतलब एडिशनल जब डबल शिफ्टिंग का किया तो फिक्स्ड ओवरहेड का हिसाब क्या हो जाएगा?
तो हिसाब कुछ इस तरह से हो सकता है। 15.67 15.67 बोला, हाँ सर, हाँ सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। 7,500 का 7,500 का मेरा क्या है, प्रोडक्शन है ना, टोटल यूनिट है। और मेरा ओवरहेड का जो कॉस्ट है वो कितना है सर, 30 करके, है ना। ओवरहेड का कॉस्ट 30 करके है ना, ये तो हम लोगों को पहले ही पता चल गया था, ओवरहेड कॉस्ट 30 करके ये। अब 7,500 यूनिट 30 करके मेरा पहले चल रहा था, इसके साथ एडिशन कितना हो गया, 10,000। और तो फिर आप मुझे एक चीज बताओ कि आपका 7,500 यूनिट, 7,500 यूनिट का 30 करके प्रोडक्शन में ऐड हो गया 10,000, टोटल कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, 15,000 ना। बिकॉज जब मेरा सिंगल शिफ्ट होता था तो मैं एक शिफ्ट में 7,500 यूनिट प्रोड्यूस करता था। अब मेरा डबल शिफ्टिंग हो गया। हाँ बोलो। বলছি 15.67 वही तो मैं समझा रहा हूँ, इसको कैलकुलेट कर देख कितना आता है। ये जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाया उसी से आया 15.67 करके देख। अब ये क्यों हुआ वो भी तो मैं समझा रहा हूँ, पहले इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ 15.67 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। ज्योति का आया 15.67? यस सर। सर ज्योति को समझ में आया कि ज्योति की ये 15.67 कैसे आ गया, मतलब 7,500 यूनिट करके। हाँ बोलो ज्योति बोलो। हाँ सर आया। ओके 7,500 यूनिट 30 रुपीज करके, ओके आपका सिंगल शिफ्ट में चल रहा था। अभी आपका 10,000 में एडिशन हुआ, मतलब सिंगल शिफ्ट का जो आपको जरूरत था वो तो यहाँ पर भी लगेगा और साथ में 10,000 का एडिशन, तो कितना यूनिट के लिए लग रहा है सर, कितना यूनिट, अभी टोटल प्रोडक्शन कितना कर रहे हो। हाँ रोशनी, टोटल प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं हम लोग अभी, 7,500 की 7,500 और 15,000। इन डबल शिफ्टिंग टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 7,500 और 15,000, बोल। हेलो रोशनी, समझ में नहीं आ रहा है, बोल। এটা একবার বলো। जब सिंगल शिफ्टिंग करते थे तो कितना प्रोडक्शन करते थे सर, सिंगल शिफ्टिंग जब हम लोग करते थे तो कितना प्रोडक्शन करते थे, ये तो पहले क्वेश्चन में देख। ये देखना, बिजनेस का डेटा को चेक कर, ठीक है। ये देखो, सिंगल जब शिफ्ट होता था तो बिजनेस कितना यूनिट प्रोड्यूस करता था, टेल मी। 7,500 यूनिट, ओके। तुम्हारा फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, 30 करके ना, तो तुम्हारा फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट कितना हो जाएगा फिर सिंगल शिफ्ट में, 7,500 इंटू 30, यस और नो। হ্যাঁ लेकिन जब तुम डबल शिफ्ट कर रहे हो, जब तुम डबल शिफ्टिंग कर रहे हो, तुम्हारा फिक्स्ड ओवरहेड कितना इंक्रीज हुआ, 10,000 10,000। अब तुम्हारा न्यू, जब तुम डबल शिफ्टिंग कर रहे हो तो तुम्हारा प्रोडक्शन अमाउंट मतलब यूनिट कितना इंक्रीज हो गया, 15,000 कैसे आया, 7,500 into 2 इंटू 2, डबल शिफ्ट है ना, तो टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 15,000, तो उसके बेसिस में तुम्हारा पर यूनिट का फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कितना हो जा रहा है, समझ में आया, হ্যাঁ क्लियर ना। হ্যাঁ দাদা। ओके चलो सर, नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसके बारे में नो चेंजेस है ना, कोई चेंजेस होगा क्या इसका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का 10 था 10 ही रह जाएगा, ओके 10 था 10 ही रह जाएगा। टोटल करके बताइएगा सर कितना हो जा रहा है, टोटल करके मुझे थोड़ा बताइए सर कितना हो जा रहा है, 152.67 ठीक से बोल। क्या मौसमी का भी यही आया है क्या, 57, 50, 20 एंड 15 प्लस 10 कितना आ रहा है सर, 152.67
यही आ रहा है क्या? স্যার 152 সেলিং पॉइंट्स প্রাইস তো 200 ही হবে सेलिंग আর प्राइस। কস্টটা তো हाँ बोल। सेलिंग কস্ট प्राइस ওইটা 200 होगा कि 195 होगा? সরি 195 195। तो ये तो हम लोगों ने पहले ही रेडी कर लिया कि सर हमारा सेल प्राइस 195 है, तो हमारा कॉस्ट हो जाएगा 152.67। क्या यही सबका आया 152.67? হ্যাঁ দাদা। ओके, मौसमी, रोशनी, ज्योति सभी का आंसर 152.67 मैच कर गया। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी अमाउंट जो है वो प्रॉफिट के साथ इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, मतलब बाकी जो इसका गैप है, सेल प्राइस 195 पहले से रेडी है और 152.67 आपका कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका जो बाकी अमाउंट है वो आपका प्रॉफिट ही होगा, है ना, और क्या होगा। तो एक काम करते हैं सर, अब तो काम आपको पता ही है अब क्या करना है हम लोगों को, तो जो करना है वो करना पड़ेगा। सर सिंपल काम है सर, एकदम वेरी सिंपल वर्क वी हैव टू डू नाउ, जो आप लोग हमेशा करके आ रहे हो। स्टेप वन इज फॉर व्हाट सर? सर ABCD कर दीजिए सर। कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंजम्पशन। बोलो सर, जल्दी बोलो, रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्या होगा? बिकॉज आपका 15,000 यूनिट हो गया नाउ, नॉट 7,500 नहीं, दिस इज नाउ 15,000। तो 15,000 यूनिट कितना करके? 57 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8,55,000 8,55,000। ओके सर, तो रॉ मटेरियल स्टॉक भी बता दो सर। 8,55,000। और रॉ मटेरियल स्टॉक के बारे में क्वेश्चन क्या कहा है? रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक फॉर 3 मंथ्स, है ना। रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक फॉर 3 मंथ्स, तो 3 मंथ के लिए हम लोग कर देते हैं 3/12। कितना हो जाएगा? 213750। 213750। थैंक यू। ओके, नाउ पॉइंट बी, WIP। ध्यान से कीजिएगा क्या खेल खेला जाएगा यहाँ पर। WIP मीन्स पार्शियल बेसिकली, है ना, बिकॉज यहाँ पर पार्शियल होता है तभी तो WIP होता है। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आपका पार्शियल एजम्पशन ही बेस्ट एजम्पशन है। तो WIP पार्शियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस में बनता है। तो आपका पार्शियल COP का डेटा आपको पता है ना सर? पार्शियल COP का डेटा कैसे मिलेगा? कॉस्ट शीट यूज कर लो ना सर। सर मटेरियल 57 बोला है, लेबर 50 बोला है, और कौन सा लेना चाहिए? क्वेश्चन में बोला था वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंस कॉस्ट। बोला था ना, देखो, मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंस कॉस्ट। ठीक है, तो इसी के बेसिस में आपको WIP का वैल्यूएशन करना चाहिए। तो चलो हम लोग भी उसी बेसिस में करेंगे। तो WIP का जो वैल्यूएशन होगा पार्शियल लेवल में करेंगे, बिकॉज WIP है, फिनिश नहीं है। तो 57, ओके, वी मस्ट टेक 57 इज माय कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट, और मेरा लेबर का कॉस्ट है 50, और वेरिएबल एक्सपेंस का कॉस्ट है 20। हाँ, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा मुझे प्लीज ये बता दीजिए। 63.5 आ रहा है मेरा, जल्दी बोलो। ओके, ये यूनिट हो जा रहा है। आपका टोटल प्रोडक्शन कितना होगा? किसके साथ इंटू करोगे? 15,000 के साथ करोगे कि 7,500 के साथ करोगे? बोलो सर। 7,500 7,500 के साथ करेंगे, नॉट विथ 15,000। क्यों? यही तो पूरा खेल बदल दिया ना। रीजंस क्या है? इसी में तो हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, है ना सर? इसी पॉइंट में बात कर रहे थे। द फार्म नाउ डिसाइड टू ऑपरेट अंडर डबल शिफ्ट, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल विल रिमेन द सेम, नंबर ऑफ यूनिट्स विल बिकम 7,500 into 2, that is 15,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस विल, सॉरी ये वाला डेटा नहीं, इससे पहले वाला डेटा, दिस वन, आई एम सॉरी, ये वाला, इसी में तो बात कर रहा था। Hence the production was, एक सेकेंड, hence the production was
50,000, अच्छा सेमी फिनिश गुड्स, ये 50,000 units, the reasons being that WIP represents semi finished goods that will be required in the next stage of production. It does not matter whether the next stage will start on the next day or same day. नेक्स्ट लेवल सेम डे में स्टार्ट हो या नेक्स्ट डे में स्टार्ट हो, डज नॉट मैटर सर, आपको WIP का हिसाब WIP के जैसा ही करना चाहिए। मतलब इसके लिए WIP में आपको 7,500 के हिसाब से ही करना चाहिए, नॉट, क्योंकि सिंगल शिफ्ट में आपका जो 7,500 था, डबल शिफ्ट में भी आपका WIP वही मेंटेन करना पड़ेगा, इसमें आप 15,000 यूनिट मेंटेन करके नहीं चल सकते। ठीक है, तो आप पहले कर लो, फिर से मैं आपको अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर से समझाता हूँ। बिकॉज वर्क इन प्रोग्रेस में जो आपका रेडी हुआ है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में जो है वो सिंगल शिफ्ट के लिए जितना है, डबल शिफ्ट में भी आपका WIP वही होना चाहिए कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस में इतना मेरा पड़ा हुआ है। तो 7,500 इंटू 63.5 तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा सर? 476,250. 476,250. Okay. Therefore, WIP stock 476,250 इंटू कितना दिन का WIP स्टॉक के बारे में क्वेश्चन कहा है सर? क्वेश्चन ने WIP स्टॉक के बारे में कितना बोला है? 2 months ऑफ हाफ प्रोड्यूस गुड्स, 2 months, तो 2/12 ना, कर लो। WIP स्टॉक 79375 है दादा। ओके, मैच किया ना बाकी वो का। नाउ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स COP पे डिपेंड करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है सर, 57 का आपका लेबर है, 57 का रॉ मटेरियल है, 50 का लेबर है और 20 का वेरिएबल एक्सपेंसेस है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 127 पर यूनिट है ना, 127 पर यूनिट। तो 15,000 इंटू 127, 15,000 इंटू 127, फिनिश गुड्स तो आपको ऑब्वियसली पूरा अमाउंट में ही करना होगा। तो 15,000 यूनिट्स इंटू 127 कितना हो जाएगा सर? कोई बताएगा मुझे थोड़ा? हाउ मच दिस अमाउंट इज? 19,05,000. 19,05,000, ठीक है, ओके। तो देयरफॉर फिनिश गुड्स स्टॉक इक्वल्स 19,05,000 इंटू कितने दिन के लिए फिनिश गुड स्टॉक बोला है सर? फिनिश गुड स्टॉक रिप्रेजेंट 1 month प्रोडक्शन, फिनिश गुड स्टॉक 1 month प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे यहाँ पर। तो 1 डिवाइडेड बाय 12, बस बता ना सर कितना? 19,05,000 कितना है? 158,750. 158,750, थैंक यू। ओके सर, फिनिश गुड्स हो गया, और क्या चाहिए? ABC। नाउ वी मस्ट कैलकुलेट D। क्रेडिट सेल देख लेते हैं सर, डेटर। क्रेडिट सेल्स के बारे में क्वेश्चंस ने कुछ कहा है क्या? क्रेडिट के बारे में क्वेश्चन कुछ कहा है सर? 195 मेरा करंट सेल प्राइस है और यूनिट है 15,000। यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो मिलेगा नहीं, बिकॉज हम लोगों ने क्वेश्चन अलग से बना के रखा है। तो 15,000 यूनिट है आपका, 15,000 इंटू 195 है ना, और पूरा सेल को ही क्रेडिट मान लेते हैं बिकॉज और कुछ बोला नहीं है, तो वी एज्यूम दैट होल सेल टोटल सेल इज एन ऑन क्रेडिट बेसिस। यहाँ पर क्वेश्चन में सेल्स के बारे में क्या बोला था? बस डेटेड 2.5 बोला था और कुछ बोला नहीं था। तो कुछ बोला नहीं है तो हम लोग पूरा का पूरा सेल को कैश तो नहीं मान सकते, क्रेडिट मान के ही चलेंगे, ठीक है, ओके। तो 15,000 इंटू 195 कितना हो जाएगा सर? $29,25,000. 29,25,000। डेटर के बारे में बताओ सर, डेटर के बारे में क्या जानते हो?
29,25,000 और डेटर पीरियड के बारे में 2.5 मंथ्स का पीरियड, मतलब आपको आपके डेटर से 2.5 मंथ्स के बाद ही पेमेंट मिलेगा। ओके, 2 मंथ 5 मंथ्स टाइम लेते हैं डेटर आपको पेमेंट करने में, तो यू मस्ट कैलकुलेट दिस 2.5 डिवाइडेड बाय 12। ओके, कितना हो जाएगा सर? 609375। 609375। थैंक यू। सबका मैच किया? रोशनी, मौसमी, बोलो। है दादा। ओके, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स इक्वल्स टू, क्या करें सर? रॉ मटेरियल कंजम्पशंस कोई तो लेना पड़ेगा ना, तो 8,55,000 था ना रॉ मटेरियल कंजम्पशंस, चेक करो तो एक बार, है इनटू दादा। कितना करें? क्रेडिटर्स पीरियड। अच्छा, क्रेडिटर्स में बोला है क्रेडिट इज टेकन, एक सेकेंड, रॉ मटेरियल के लिए बोला है 2 मंथ्स ना, रॉ मटेरियल्स के लिए बोला है 2 मंथ्स, तो फिर 2 मंथ्स ही करना होगा। ओके, तो 2 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना हो जाएगा? 142,500। 142,500। थैंक यू सर। अच्छा, क्रेडिटर भी हो गया सर, लेबर कॉस्ट भी बता दो ना, लेबर कॉस्ट भी बता दो सर, इतना बोल रहे हो तो फिर वो क्यों छोड़ोगे? लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कितना होगा? 15,000 यूनिट है, 50 करके लेबर लग रहा है, सो अमाउंट इज 7,50,000 एंड आउटस्टैंडिंग लेबर कितना दिन बाद पेमेंट करते हो? देखो तो सर लेबर कॉस्ट के बारे में क्या कहता है। एमको लिमिटेड assuming that labor force is paid for 50 working weeks a year, कितना बोला? 50 वर्किंग वीक्स, 50 हफ्ता बाद पेमेंट होता है। assuming that labor force is paid 50 working weeks a year, ठीक है, तो इसका मतलब आपको वीकली करना पड़ेगा, और मतलब हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक सेकेंड सर, मैंने थोड़ा सा आपको समझाता हूँ इस पॉइंट को। मतलब टोटल वीक्स जो है 52 वीक्स ना मान के आपको 52 के जगह इसको 50 मानना पड़ेगा। आप बात को समझो, ठीक है। टोटल एनुअल वीक कितना होता है एक साल में? एनुअल वीक 52 होता है, तो लेबर फोर्स वेट फॉर 50 वर्किंग वीक्स अ ईयर, तो टोटल वर्किंग वीक्स कितना माना जा रहा है सर? 50 वीक्स। तो और यहाँ पर लेबर का पेमेंट का टाइम कितना बोला सर? 1 वीक, तो 1/50। बात समझ में आया सर? हेलो, 50 का मतलब समझ में आया क्या है? क्यों 50 बोला है? 52 वीक्स टोटल होता है, लेकिन वर्किंग वीक्स 50 माना गया, मतलब बाकी जो 2 वीक्स है उसको नॉन वर्किंग वीक मान लिया गया, तो फिर पेमेंट तो वर्किंग के हिसाब से ही होना चाहिए। तो दैट्स वाई कि 7,50,000 का जो अमाउंट है इसको 1 वीक के बेसिस में आउटस्टैंडिंग रखा जाता है, और पूरा साल भर में 50 वीक्स को काउंट में रखा जाएगा। सो पेमेंट तो 1 वीक छोड़ छोड़ के ही होता है, लेकिन ओवरऑल वीक जो है वो 50 वीक्स के हिसाब से है। तो बेस है 50, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा सर 15,000 आउटस्टैंडिंग लेबर कॉस्ट। बोलो सर, ये 50 वीक्स का केस क्लियर हुआ कि नहीं? एनी डाउट सर? एनी डाउट रिगार्डिंग 50 वीक्स लेबर? मौसमी, ज्योति, बोलो, रोशनी, क्लियर है ना? No sir। नो है सर? दादा। ओके सर, नो बोला ज्योति ने। ज्योति क्लियर नहीं है क्या? मतलब no doubt। नो डाउट, ओके, ठीक है सर। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कितना बोला है सर? वेरिएबल ओवरहेड कितना? 20 करके बोला था वेरिएबल एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में ही है।
मैं इधर उधर बेकार में ढूंढ रहा हूँ। वेरिएबल ओवरहेड 20 कितना बोला देखो तो आप लोगों के पास तो डेटा है, क्वेश्चन के अंदर ही बोला है 15,000 इंटू ये रहा वेरिएबल एक्सपेंसेस 20 है ना, तो बना दो सब 20 के हिसाब से। वेरिएबल ओवरहेड 20 तो 20 के हिसाब से बिल्ड कर लो। 20 कितना हो जाएगा? 3 lakh। 3 लाख। ओके सर सर आउटस्टैंड रुका है। स्क्रीन रुका है। स्क्रीन तुम क्यों रुक गए? सर स्क्रीन को बोलो चलने के लिए। आउटस्टैंडिंग वेरिएबल अभी भी है क्या ज्योति? हाँ सर, मेरा आउटस्टैंडिंग लेबर कॉस्ट पे ही है। आउटस्टैंडिंग लेबर कॉस्ट नहीं है? वेट करो मैं एक बार रीशेयर करता हूँ अगर ठीक हो जाए तो। अभी चेंज हुआ क्या? सर केएस है बस, अभी स्क्रीन नहीं आया। नहीं सर। तो रिजॉइन करो एक बार। बाकी सबको दिखाई दे रहा है ना? रोशनी एंड मौसमी आप लोगों को? दादा। ओके मौसमी देखते पाচ্ছিস? ओके ज्योति बोलो। हाँ सर, अभी होगा। ठीक है। तो 1/12 वेरिएबल ओवरहेड भी 1 मंथ के हिसाब से बोला है ना, ये देखो तो 1 मंथ के हिसाब से बोला है तो फिर 1 मंथ ही कर दिए। कितना हो जाएगा रे बोलना मुझे। 25,000। 25,000। ओके एच फिक्स्ड ओवरहेड का भी आउटस्टैंडिंग है, फिक्स्ड ओवरहेड इसका भी आउटस्टैंडिंग बोला है 15,000 इंटू 15 करके 15.67। इसको हम लोगों ने अच्छे से न्यूली कैलकुलेट किया है तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों ने फिक्स्ड ओवरहेड का कैलकुलेशन किया था। ये कितना हो जाएगा 15,000 इंटू 15.67 कर रहे क्या कोई? 235050। 235050 थैंक यू। ओके आउटस्टैंडिंग फिक्स्ड ओवरहेड 235050 इंटू कितना दिन का? ये भी 1 मंथ का है तो कर दो 1 मंथ का 1/12। अमाउंट बताना प्लीज। 19,587.5। 19,587.5 थैंक यू। अच्छा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कुछ बोला है 0.5 मंथ्स का गैप दिया है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इसका 15,000 का सेलिंग था यूनिट था 10 रुपीज करके इसका कॉस्ट था तो ओवरऑल हो जाता है 1,50,000 एंड आपका आउटस्टैंडिंग के बारे में आउटस्टैंडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 1,50,000 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना होगा? कितना होगा सर? कोई तो बताए मुझे। 6250। 6250 थैंक यू सर। सर और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है? लंबा था थोड़ा लेकिन जितना था कर दिए बस। आपका काम हो गया, काम खत्म, पैसा हजम, टाटा बाय बाय। नहीं सर कोई टाटा, ये राहुल गांधी का आजकल दिखाते हैं मैंने देखा, खत्म टाटा बाय बाय, लेकिन ये ओरिजिनल टाटा बाय बाय नहीं है अभी।
अभी तो क्लास खत्म नहीं हुआ सर। स्टेटमेंट बिल्ड कर लो ना, स्टेटमेंट शोइंग estimates of वर्किंग कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डबल शिफ्ट, ओके, बिकॉज ये सिंगल शिफ्ट वाला नहीं है, डबल शिफ्ट वाला है, तो ये बैंक को भी पता चलना चाहिए ना। योर बैंक मस्ट नो कि आपका वर्किंग कैपिटल का नीड डबल शिफ्ट के लिए हो रहा है, सिंगल शिफ्ट के लिए नहीं। तो एक पर्टिकुलर भी बना लीजिएगा और 2 अमाउंट का कॉलम भी बना लीजिएगा। कंप्यूटर में भी करेंगे तो ऐसा ही करना चाहिए, एकदम से डिट्टो। अच्छा, ऑब्वियसली करंट एसेट्स का डेटा दे दीजिए, करंट एसेट्स के डेटा दे दीजिए। पहले करंट एसेट्स का डेटा पुट कर दीजिए। करंट एसेट्स में आपका, ऐसे आप लोग जानते हैं, ये सब बैलेंस शीट डेटा है। रॉ मटेरियल स्टॉक, ये भी आपको बैलेंस शीट में ही पता चल जाएगा। WIP स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक, सब कुछ वर्किंग्स आपका बना हुआ है। और डेटर, ये सब आपका करेंट एसेट्स के हिसाब से है ना। मुझे थोड़ा अमाउंट बताओगे सर, रॉ मटेरियल का कितना? 213750, क्या मैंने सही लिखा? बस थोड़ा चेक करते हुए चलना है आप लोगों को। उसके बाद आ जाएगा 476250 WIP स्टॉक, नहीं 79375 79375, यस। फिनिश गुड स्टॉक 158750, ओके। डेटर 609375, देखो ना एक बार। यस सर। सर आप करंट लायबिलिटी आई थिंक करना चाहिए, अगर कुछ करंट एसेट्स में बाकी रह गया हो तो याद दिलाइएगा। क्रेडिटर मेरे हिसाब से हो गया है। क्रेडिटर कितना है? क्रेडिटर 142500। आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000, ठीक है, 15,000। आउटस्टैंडिंग वेरिएबल ओवरहेड कितना है सर? 25, क्या मैंने सही लिखा? आउटस्टैंडिंग फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 19587.5, चेक कर लीजिएगा। एंड आउटस्टैंडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 30 चेक कर लीजिएगा, 6250। मेरे हिसाब से यही सब मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। और कुछ है क्या सर? नहीं, मुझे तो और कुछ नहीं दिख रहा है। टोटल करके मुझे बताइएगा सर, इसका टोटल को आउटर में भेजिए। करंट एसेट्स का जो टोटल है उसको आउटर में भेजिए, और करंट लायबिलिटी का भी जो टोटल है उसे भी आउटर में भेजिए। बताइए सर कितना हो रहा है, कितना हो रहा है? हाँ सर, कर रहे हो क्या कैलकुलेट? हेलो, सर बोलो। करंट लायबिलिटी का टोटल 208,337.5। दादा करंट एसेट 1061250। 1061250, ओके। और लायबिलिटी कितना बोला रे ज्योति, एक बार बोल। 2,08,337.5। 338 कर दो। मौसमी का मैच हुआ क्या? मौसमी बोल, मैच हुआ? मौसमी का आवाज नहीं आ रहा है, ओके ठीक है। तो फिर करंट एसेट्स भी पता चल गया, करंट लायबिलिटी भी पता चल गया। तो अभी क्या काम है सर? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, है ना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कितना हो जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? 852,912। CA माइनस CL 852,912,
2। नाउ ये तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गया सर। स्टेप 3, ये स्टेप 3 में आपको क्या बताना चाहिए? दिस इज अ वेरी वाइटल पॉइंट फॉर योर डबल शिफ्टिंग वर्किंग कैपिटल। आपको एडिशनल कितना लग रहा है आप ये बताइए। एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल on account of double shift, equals to step 2 minus step 1। कितना हो जाएगा? स्टेप 2 माइनस स्टेप 1, मतलब आपका स्टेप 2 क्या था? सिंगल शिफ्ट का डेटा था ना स्टेप 2 में या स्टेप 1 में? तो स्टेप 2 में कितना आया? ये जो अभी आपका आया 852912 एंड स्टेप 1 में आपका कितना डेटा आया? स्टेप 1 में आपका कितना डेटा आया? 470,625। ठीक है, बताओ सर कितना एक्स्ट्रा खर्चा हो गया आपका? कितना रिक्वायरमेंट लग रहा है? 382,287। 382,287। तो बैंक आपको फाइनेंस करने के टाइम पे ये तो चेक करेगा ना सर, एकदम 100% चेक करेगा कि डबल शिफ्टिंग कर रहे हो तो फिर एक्स्ट्रा कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट आपको हो जाएगा। तो आप एज ए फाइनेंस मैनेजर या फिर एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आप एडवाइस करोगे फार्म को कि भाई आप इस तरह से हिसाब रखो। बेसिकली एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, डबल शिफ्ट है तो मेहनत भी डबल है ना? शिफ्टिंग डबल है तो मेहनत भी डबल ही हुआ ना। पहले आप लोगों ने स्टेप 1 में पूरा सिंगल शिफ्ट कैलकुलेट किया, उसके बाद तभी जाके आपने डबल शिफ्ट कैलकुलेट कर पाए। ये सर नो सर बोलो, क्लियर है बात? अरे रोशनी, मौसमी, सर बोलो सर। एक पॉइंट क्लियर करना है। बोलो सर बोलो, मैं तो पूछ रहा हूँ बार बार, बोलो। सर वो जो सेलिंग प्राइस विल फॉल बाय ₹5 किया ना, हाँ 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 उसको हम लोग 10 भी अज्यूम कर सकते हैं। हाँ, तुम एज्यूम कर सकते हो। इन दैट केस तुम्हारा कैपिटल रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। ये तो मेरे पास जो प्रोजेक्ट था, जो क्वेश्चन था, मैं उसके हिसाब से कराया। सेलिंग प्राइस 5 की जगह 10 भी चेंज हो सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो डिपेंड करता है ना। ये जो चेंज हमने डिसाइड किया, ये चेंज एक्चुअली कैसे पता चलता है रियल लाइफ में? हाँ सर, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको पता चलता है ना, जब वो मार्केट में मटेरियल वगैरह को खर्चा को देखने जाते हैं। ये जो सेलिंग प्राइस इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना सर, दिस 195। हाँ, पहले हम लोग का सेल प्राइस हुआ करता था 200, जो हम लोगों ने यहाँ पर एज्यूम किया। तो अगर मेरा सेल प्राइस मैंने क्यों कम कर दिया? बिकॉज जब मैंने देखा कि मेरा मटेरियल परचेज वगैरह कॉस्ट कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली मैं अपना प्राइस को कम कर सकता हूँ। तो ये डिपेंड करेगा ना, जब आपका लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ये सब में अगर चेंजेस आता है, जैसे यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड में चेंजेस आ गया, ये एक बहुत बड़ा राहत दिया बिजनेस को कि भाई मेरा फिक्स्ड ओवरहेड पहले से कम हो गया। फिक्स्ड ओवरहेड पहले 30 हुआ करता था, अब 15.67 हुआ करता है। तो आपका टोटल कॉस्ट कम होगा, तो आप ऑटोमेटिकली आपका सेल प्राइस को कम कर सकते हो, है ना सर? क्या बात समझ में आ रहा है? आप कर सकते हो, लेकिन क्यों करोगे ये तो आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट का प्राइस क्यों कम किया जाता है? से फॉर एग्जांपल एक सिंपल कोई भी एक एग्जांपल्स मैं ले सकता हूँ, जैसे कि स्मार्टफोन। ठीक है, अब मैं आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो स्मार्टफोन है करेंटली, स्मार्टफोन अंडर 10,000, ठीक है, स्मार्टफोन अंडर 10,000 में मुझे रेडमी वगैरह दिख रहा है, रेडमी 9। हाँ सर, रेडमी 9 प्राइम क्या दाम बता रहा है सर? मिंट ग्रीन, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, 10,000 है ना? हेलो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? ज्योति, दिखाई दे रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ? यस सर। तो आपने मुझे पूछा सर 200 का सेल प्राइस क्या 195 से जगह हम और 5 रुपीज कमा सकते हैं? यस, आप और 5 क्यों, और 10 भी कमा सकते हो। बट वाई?
जैसे ये 10,000 में फोन सेल हो रहा है, 9,999 10,000 में सेल हो रहा है, कंपनी इस पर्टिकुलर सेल प्राइस को कम करके 8,999 भी कर सकता है, 1,000 लेस में भी कर सकता है। मतलब जो रेडमी है ये कब कर पाएगा, रेडमी कंपनी 1000 में क्यों कर पाएगा? अगर उसका मटेरियल कॉस्ट सस्ता पड़ता है, अगर उसका ओवरहेड कॉस्ट सस्ता पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस को कम कर सकता है ना सर। अदरवाइज वो कम कैसे करेगा? कम करने के पीछे रीजन तो होना चाहिए। 195 करोगे तो उसके पीछे भी रीजन होना चाहिए, 190 करोगे तो उसके पीछे भी रीजन होना चाहिए, और 8999 करोगे तो भी पीछे रीजन होना चाहिए। ऐसे ही नहीं हो सकता। या फिर बहुत केस में सर आप ऐसे भी बोल सकते हो, सर अगर मैं थोड़ा सा मेरा सेल को बूस्ट करने के लिए करूं, तो वो आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया ना। सेल बूस्ट करने के लिए ज्यादा डिस्काउंट करना ये आपका प्रमोशनल एक्सपेंस हो गया, तो है ना। कुछ तो रीजन होगा ना सेल प्राइस को कम करके दिखाने का। बोलो सर, क्या बात समझ में आ रहा है? ज्योति, रोशनी, मौसमी, सभी को पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ज्योति का है क्या? है यही दादा। क्वेश्चन था ज्योति? ज्योति क्वेश्चन सही था, यही था क्या जो मैंने समझाया जिस नोट पे? हाँ सर। ओके, तो एग्जैक्टली आप जब भी अपना प्रोडक्ट प्राइस को कम करोगे, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट प्राइस कम करने से, देखो सर एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए फाइनेंशियल मैनेजर, ये आपका एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। आपके ऊपर बिजनेस टिका रहता है। आप लोगों को क्या लगता है एक बिजनेस ऐसे ही डिसाइड कर लेता है क्या? एक मार्केटिंग मैनेजर इसको सेल करेगा, ठीक है, वो बोलेगा कि भाई जल्दी सस्ता में छोड़ दो, मेरा सेल ज्यादा होगा तो मैं बच जाऊंगा। जैसे मैं आपको कल का ही एक बात कर रहा हूँ। तो मेरा एक रिलेटिव्स है जो रिलायंस डिजिटल में गया है, ठीक है। रिलायंस डिजिटल में वो कुछ प्रोडक्ट, मोस्ट प्रॉब्ली एक टीवी खरीदने के लिए गया है, ठीक है। टीवी का नाम मैं बताता हूँ आपको, रिलायंस डिजिटल, एलजी का टीवी, एक सेकेंड, एलजी का कोई टीवी था, एलजी स्मार्ट टीवी, ऐसा ही कुछ एक टीवी होगा जो रिलायंस में मिल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, मतलब रियल लाइफ कॉन्सेप्ट। ये टीवी, ये जो टेलीविजन सेट आपको स्मार्ट टीवी दिख रहा है, इसका प्राइस बता रहा है 22,190, ठीक है। तो पहले वो फैक्ट, मतलब जो शोरूम है वो बता रहा था 23,000, ठीक है। फिर उसने ये डिस्काउंट दिया और बोला कि प्राइस आपका आ जाएगा 22,190। फिर वो लोगों ने एक अलग हिसाब दिखा रहा है कि ये वारंटी एक्सटेंड का एक अलग ही कॉन्सेप्ट दिखा रहा है कि अगर वारंटी एक्सटेंड करेंगे तो फिर 7,000 का वारंटी, 3 साल का वारंटी है, 7,000 का वारंटी अभी करेंगे तो 5,000 में दे देंगे। तो सर टीवी का दाम अलग, टीवी के लिए एलजी आपको 1 ईयर का वारंटी देता है, ठीक है। तो उसमें जो डिस्काउंट दे रहा है वो भी एलजी ही दे रहा है कि भाई कस्टमर को कैश डिस्काउंट दे देना, दाम मतलब एमआरपी दाम से और थोड़ा डिस्काउंट कर देना ट्रेड डिस्काउंट के हिसाब से कि भाई ये और थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस बोल रहा है कि आप वारंटी एक्सटेंड करो, 7,000 का वारंटी आपको 5,000 में मिल जाएगा। अब वो वारंटी करने के लिए फोर्स कर रहा है बार बार, ठीक है। तो मेरे को फोन किया वो मेरा रिलेटिव कि क्या करना चाहिए आप बताओ। तो मैं उनको डायरेक्ट बताया कि अभी मत करो, कुछ होगा फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है। ऐसे कंपनी का वारंटी जो 1 ईयर का मिल रहा है ना, तो 1 ईयर के बाद जब एंड के मोमेंट होगा, अगर आपको लगता है कि वारंटी करना चाहिए, तो ऑन दैट टाइम जाके आप 2 इयर्स वारंटी कर लेना, या और 1 साल का वारंटी। 1 ईयर वारंटी का चार्जेस है 2,500 कर, ठीक है। तो 3 इयर्स का वारंटी हो जाएगा कितना, 7,500 का, है ना। तो वो लोग बता रहा है कि ये 3 साल का वारंटी 5,000 में मिल रहा है। तो कस्टमर को लग रहा है कि भाई सस्ता में दे रहा है, लेकिन सर फालतू में आपका टीवी का कॉस्ट ज्यादा नहीं हो जा रहा है? हाँ सर, क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? मतलब आप टीवी खरीदने गए थे 22,000 का, या फिर जोर से जोर 23,000 का, आपका टीवी का कॉस्ट और 5,000 बढ़ के अल्टीमेटली 28,000 ही तो हो रहा है। 3 साल बाद क्या होगा उसके लिए आप अभी से 3,000 5,000 एक्स्ट्रा खर्चा करके करंट परचेज प्राइस को क्यों ज्यादा कर रहे हो? मतलब मैं कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, लेकिन बिजनेस क्या सोच रहा है, ये वारंटी का डर दिखा के मुझे कस्टमर से थोड़ा एक्स्ट्रा कलेक्शन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वो जो सेल्स पर्सनालिटीज है वो तो छोड़ा नहीं सर, वो तो एकदम दिमाग खाया। मतलब मेरे से फोन में बात करने के बाद वो अल्टीमेटली उनसे 1 साल का तो करवा के ही छोड़ा, क्योंकि इसमें उनको कमीशन मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सेल प्राइस इसमें बढ़ गया वारंटी चार्जेस के कारण। आप बात समझ रहे हो सर, सेल प्राइस बढ़ना और कम होना? हाँ सर,
अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ज्योति बोलो, ज्योति बोलो। हाँ सर। ओके, तो वेरी इंटरेस्टिंग था ना सर डबल शिफ्टिंग वर्किंग कैपिटल। मौसुमी बॉल बुझते পেরেছিস? रोशनी বোঝা গেছে? হ্যাঁ দাদা। ओके ओके, एक क्वेश्चन आप लोगों को मैंने ऑलरेडी करने के लिए दिया था, बस उसी क्वेश्चन में मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ दे रहा हूँ, आप उसका डबल शिफ्टिंग करके मुझे बताइएगा, ठीक है? तो ये जो फिब्रोब्लास्ट का क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन में आपने शायद इसका सिंगल शिफ्ट आपने कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना? इसका सिंगल शिफ्ट कर चुके हैं, मैंने लास्ट दिन आंसर भी बता दिया था। तो आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन में मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ देता हूँ, आप इसका डबल शिफ्टिंग करके मुझे बताइएगा, ठीक है? ये रहेगा आपका होमवर्क। लेकिन सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो पहले लिख लो, ओके? तो ये जो भी क्वेश्चन है पहले इसको करना, इसको सिंगल शिफ्ट में पूरा कंप्लीट करना फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट जॉब, एंड योर सेकंड टास्क इज आपको इसको डबल शिफ्टिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है? ओके सर, चले सर क्वेश्चन लिखे। होमवर्क क्वेश्चन 17, fibroblast. With the following additional information, with the following additional information, the sum is the firm, मतलब फिब्रोप्लास्ट ये है बिजनेस का नाम, फिब्रोप्लास्ट, द फर्म इज नाउ deciding to operate under double shift. ठीक है? ओके, एक्टिविटी लेवल will get doubled, obviously डबल शिफ्ट करेगा तो एक्टिविटी लेवल तो डबल होगा ही। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस will fall to 190, okay? Next, due to bulk purchase, सब रीजन है सर, सभी चीजों के पीछे रीजन है। ड्यू टू बल्क परचेज रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट रियल लाइफ बिजनेस है सर एकदम, विल फॉल बाय 5%, ठीक है? ओके, ऑन अकाउंट ऑफ ओवर टाइम वर्क, क्योंकि ज्यादा काम हो रहा है, ओवर टाइम काम हो रहा है, तो ओवर टाइम काम होगा तो लेबर कॉस्ट क्या होगा सर? बोलो जल्दी बोलो, लेबर कॉस्ट विल गो अप। गो अप, थैंक यू सर, वेरी गुड। बाय, मैं मान लिया 10%, ठीक है? 10% में इंक्रीज कर देना। एस्टिमेट the additional requirement of working capital on account of double shift. On account of double shift. सिंगल शिफ्ट का आंसर दे देता हूं सर। सिंगल शिफ्ट का जवाब
जिन लोगों ने किया है सही है, जिनने नहीं किया सिंगल शिफ्ट का आंसर होगा 42,25,000। किसी ने किया है तो मैच कर लो। मौसमी ने किया था शायद, मैच हुआ है क्या मौसमी? ज्योति का भी शायद आंसर था 42,25,000। मैच हुआ क्या? किया ट्राई किया था आप लोगों ने? किसी ने भी? रोशनी? ना सर करा हूँ। ओके ठीक है, कर लेना और ये आंसर को मैच कर लेना, ठीक है। तो और उसके साथ मुझे डबल शिफ्टिंग का करके बताना, और फिर जो आंसर है वो मुझे आप लोग सेंड कर सकते हैं या फिर कल के क्लास में बात कर लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। और कल हम लोग एक स्पेशल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर वर्किंग कैपिटल का ही एक्सटेंडेड पार्ट है ऑब्वियसली। चैप्टर या कॉन्सेप्ट का नाम है सर कैश मैनेजमेंट, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैश मैनेजमेंट में, उसमें बात करेंगे सर आपसे, ठीक है। ये वी मस्ट डिस्कस अबाउट कैश मैनेजमेंट, ठीक है। बोलो सर, समझ आया? क्लास समझ में आया कि नहीं? हाँ बोल मौसमी बोल। বলছি আর একটা কোশ্চেন ছিল না কিছু একটা বিজয় লক্ষ্মী লিমিটেড হ্যাঁ আরেকটা কোশ্চেন ছিল বিজয় লক্ষ্মী লিমিটেড, করেছিস ওটা? ওটাও কি ডাবল ওটা না, ওটা ডাবল শিফটিং না, ওটা এমনি আছে। আমি অবশ্য কোশ্চেনটা আমি পুরোটা পড়ে দেখিনি, একবার দেখে নিতে হবে। नहीं ये नॉर्मल है, विजय लक्ष्मी का जो है वो नॉर्मल है सब, ठीक है। उसका आंसर में আপনি এগুলোর জন্য অ্যাডিশনাল কি কথাটা বুঝতে পারছি না রে, আরেকবার বল। মানে এগুলোর জন্য অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন দিলেন তো ওটারও কি আলাদা করে আছে? না না ওটার কিছু নেই, ওটার কিছু নেই, ওটা জাস্ট এমনি, ঠিক আছে। ওটা नॉर्मल করবি। विजय लक्ष्मी का जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल में करना, ठीक है। वो नॉर्मल में करना, जैसे नॉर्मली इतना दिन करते आ रहे हो वही करना, बस और कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये हो जाए तो फिर नेक्स्ट दिन मैं आप लोगों से कैश मैनेजमेंट में बात करूंगा। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ थ्योरेटिकल है, मतलब जो फाइनेंस में चर्चा होता है वो चर्चा होगा। अच्छा ज्योति थोड़ा वेट कर देना, बाकी लोग अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। एनी क्वेश्चन मौसमी, रोशनी और? না স্যার। ओके ठीक है फिर बाय। বাই স্যার। ओके बाय, टाटा, गुड नाइट। রাখছি দাদা। ओके टाटा, গুড নাইট। गुड नाइट।